हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर फोर्स। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको एक रिलेशन पता होना चाहिए जो आपका न्यूट्रल टेम्परेचर होता है और आपका जो कोल्ड जंक्शन का टेम्परेचर होता है और जो इन्वर्जन का टेम्परेचर होता है, उनमें एक बहुत अच्छा रिलेशन होता है। जो आपका टेम्परेचर होता है न्यूट्रल, वो आपका इन्वर्जन का टेम्परेचर और आपका कोल्ड जंक्शन का टेम्परेचर का एवरेज होता है, मतलब दोनों को जोड़ के बटे 2 कर देना है। ठीक है, इसी पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। अब इसमें अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इधर आएगा, यानी कि 2Tn, यानी कि 2 टेम्परेचर ऑफ न्यूट्रल इज इक्वल टू हो जाएगा टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन यानी कि व्युत्क्रमण प्लस टेम्परेचर ऑफ कूलिंग कोल्ड जंक्शन। ठीक है, अब अगर हम इसको कोल्ड जंक्शन को इधर ले आएँ तो हमारा टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन हमारा क्या आ जाएगा 2Tn माइनस Tc, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो गया। तो ऐसे कई रिजल्ट होते हैं फिजिक्स में, जो कई ऐसे प्रिंसिपल होते हैं जो अगर आपको याद होंगे तो आप अपना बहुत टाइम सेव कर पाओगे एग्जाम हॉल में। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि हर क्वेश्चन, हर इंडिविजुअल क्वेश्चन आपको एक नया फिनोमेना सिखा रहा होगा। तो जितने भी कॉन्सेप्ट मैं बताऊं, एटलीस्ट उनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो, चाहे लिखते चलो चाहे स्क्रीनशॉट लेते चलो, अगर आप सक्सेस अचीव करना चाहते हो। देखो, इलेक्ट्रॉन को v वोल्ट से एसिलरेट करके जो एटॉमिक नंबर Z वाली धातु से टकराने पर एक्स रेज प्रोड्यूस करी गई हैं, तो उत्पन्न एक्स किरणों की उच्चतम फ्रिक्वेंसी यानी कि मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी किसके समानुपाती होगी? फ्रिक्वेंसी। तो देखो, एक मोजले थे जिन्होंने आई थिंक सबने इनका नाम सुना होगा, 1913 के अराउंड लगभग, मुझे सन एक्यूरेट याद नहीं है। उन्होंने जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी थी, याद है आपको? तो अब क्या है कि उन्होंने, उनका एक लॉ है, वो ये कहता है कि जो फ्रिक्वेंसी का स्क्वायर रूट होता है, फ्रिक्वेंसी को चाहे एफ लिखो, ऐसे भी लिख सकते हैं, तो फ्रिक्वेंसी का स्क्वायर रूट होता है वो एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर के, यहाँ पे कांस्टेंट भी होता है, एटॉमिक नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन जब ये स्क्वायर रूट हटाएंगे, तो ऑब्वियस है इधर स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि जो फ्रिक्वेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके? एटॉमिक नंबर के, माइनस यहाँ पे बी कांस्टेंट रहेगा, इसका स्क्वायर फॉर मैक्सिमम, तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी बी की, तो यहाँ पे Z-1 का स्क्वायर। ये रिजल्ट इतना इंपॉर्टेंट है, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। अब आपको बिलीव अगर है तो आप देख लेना, मैंने आई थिंक अभी तक 70 से 80 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिन पे मैंने स्टार मार्क लगवाया है। अब अगर आप सिंसियरली फॉलो कर रहे हो लेक्चर फोर्स को, तो आपकी नोटबुक में 70 to 80 क्वेश्चन ऐसे हो गए होंगे जो पेनेसिया हैं। मैंने प्रिडिक्ट किया है कि इनमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो गाइज प्लीज़ फीडबैक जरूर देना कि मैंने जो आपको प्रिडिक्ट कराए थे, जिन पे स्टार मार्क करवाया था, उन क्वेश्चंस में से कितने आए हैं। इस क्वेश्चन को भी आप उसी लिस्ट में इंक्लूड कर लेना। वस्तु का ताप केल्विन स्केल पर x केल्विन है, फ़ारेनहाइट स्केल पर वस्तु का ताप भी x ही है, तब उस x की वैल्यू क्या है? देखो, इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको बताऊं कि मेरी एडवाइस ये है कि क्वेश्चन को आप अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे जब देखें तो उसको केयरफुली पढ़ें, क्योंकि ये क्वेश्चन दिमाग में फीड रहता है कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसा होता है जो सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में इक्वल रहता है। तो लड़का जल्दबाजी में पहला ही ऑप्शन एग्जामिनर ने फ्रेम करके दिया 40, तो आप क्लिक कर दोगे और आप नेगेटिव मार्किंग आएगी आपकी। तो ध्यान से पढ़ना है, यहाँ पे सेल्सियस की बात ही नहीं है, यहाँ पे अब नेक्स्ट यानी कि केल्विन और फ़ारेनहाइट की है। तो केल्विन और फ़ारेनहाइट के लिए एक और आगे जाना पड़ेगा, मतलब क्या होता है? फ़ारेनहाइट -32 F -32/9 बराबर आपका होता है केल्विन -273। आप 273.15 या 16 भी लिख सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन इतना करोगे तो अप्रॉक्स आ जाएगा बटे 5। ठीक है, बटे 9। अब कोई फंडा नहीं है, इसमें भी एक्स रखना है, इसमें भी एक्स रखना है, फर्दर क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लोगे तो आपका आ जाएगा 574.25, 574.25 या 26 ऐसा होता है, जो फ़ारेनहाइट पे और केल्विन पे इक्वल रहता है। वैसे इसे याद कर लो, तो वैसे याद हो ही गया, एक बार देख लिया 574, अब आप क्लिक कर दोगे। लेकिन कैसे निकलता है मैंने आपको बता दिया, ये कैलकुलेशन आप कर देना। मैं कैलकुलेशन पार्ट आप देखते हो स्किप कर देता हूँ। फिलहाल मुझे ये बताना था कि आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, जल्दबाजी में नहीं रहना है। ठीक है, किसी स्थान पर नमन कोण का सही मान यानी कि एक्यूरेट जो नमन कोण है वो 60 डिग्री है, और आपको चुंबकीय यमोत्तर से 30 डिग्री के कोण पर झुके समतल पर नमन कोण का आभासी मान यानी कि अपरेंट वैल्यू इसकी फाइंड करनी है। तो इसके लिए भी आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, जो मैं लिख दे रहा हूँ, tan phi डैश इज इक्वल टू tan phi बटे cos बीटा। ये फाई डैश है, मतलब वो अपरेंट वैल्यू है नमन कोण की, ये रियल वैल्यू है, और ये कॉस बीटा है, ये आपका चुंबकीय यमोत्तर से जिस एंगल पे आपका झुका होगा वही है। तो यही तो हमें फाइंड करना है, tan phi डैश। तो वो क्या हो जाएगा tan phi, तो रियल कितना है नमन कोण 60, यानी कि tan 60 ऊपर रखेंगे, tan 60 ऊपर रखा, बटे नीचे रखना है cos 30, कितने एंगल पर? cos 30, तो cos 30 नीचे रखा, cos 30। tan 60 का मान होता है √3 बटे cos 30 का मान होता है √3/2,
√3 से √3 कटेगा और 2 आगे जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि tan फाई डैश है, यानी कि जो tan फाई डैश है वो हमारा 2 आया, तो फाई डैश हमारा कितना आएगा, tan इनवर्स 2, tan इनवर्स 2, यानी कि जो उसका आभासी मान होगा नमन कोण का वो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, tan इनवर्स 2। ठीक है, देखो अगर कोई चीज़ आपके लिए कोई क्वेश्चन नया है तो उसको आप एक बार लिख लोगे तो वो आपका 80% क्लियर हो जाएगा, और फिर जब आप उसको 1-2 बार रिवाइज कर लोगे तो 100% आपके अनकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ फीड हो जाएगी। और अभी 1-2 महीने के बाद यार नवंबर के फर्स्ट वीक में पेपर है, इतनी जल्दी नहीं भूलने वाले हो, ठीक हो। आई थिंक इन वीडियोज़ का आप रिविजन भी ना करना पड़े, पुराने वाले आप देखते रहो, जो 88 पार्ट मॉक टेस्ट के हो चुके थे, शायद 89 पार्ट हो गए थे, उन 89 पार्ट को मैंने प्लेलिस्ट में एक में इंक्लूड कर दिया है, जो 2020 की बनाई है मैंने प्लेलिस्ट, उसे जाके उनको एक बार अच्छे से देख लेना। बाकी फिजिक्स की टेंशन मत लो, आप इंग्लिश पे फोकस करो और मैथ पे करो, कहो तो वो भी मैं कराने की कोशिश करूँ, उनके भी मॉक टेस्ट दे दूँ। अदरवाइज आप अगर खुद से कर पा रहे हो तो बस अपना बेस्ट दो। कोई बॉडी है वो इंक्लाइंड प्लेन पर रोलिंग सिचुएशन में है, लुढ़क रही है, तो इसकी ट्रांजिशनल और रोटेशनल जो काइनेटिक एनर्जी है वो इक्वल कब हो सकती हैं, जब वो वस्तु क्या हो, सॉलिड स्फीयर हो या ठोस गोला हो या हॉलो स्फीयर हो या मतलब सॉलिड सिलेंडर हो या हॉलो सिलेंडर हो। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इससे आपको देखो सीखने को, देखो ये हमारा पर्पज़ नहीं होना चाहिए कि हम इस क्वेश्चन को करके आगे बढ़े। अगर क्वेश्चन की वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस अगर इसी क्वेश्चन को रिप्रेजेंट और किसी तरीके से कर दे वो, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपका ट्रांजिशनल क्या हो जाता है, सीधा सीधा हाफ mv², ठीक है। रोटेशनल के लिए हाफ I⍵²। अब इन्हीं पे वर्क करते हैं, ठीक है। किन केस में ये इक्वल होंगी इन चारों में से? अगर हम सॉलिड उसकी बात करें, ठोस गोले की, सॉलिड स्फीयर की, तो I क्या हो जाएगा यहाँ पे, I 1/2, I की वैल्यू रखेंगे 2/5 mr², 2/5 mr²। अगर प्योर रोलिंग हो रही तो ओमेगा होता है V/R, यानी कि इसको हम V²/R² लिख सकते हैं। तो जब ये R² से R² कटा तो ये 5 तो कहीं से कटता हुआ दिख नहीं रहा है, मतलब ये इसके इक्वल तो आएगा नहीं, मतलब ये हमारा ऑप्शन कट गया। सिमिलरली खोखले गोले के लिए यहाँ पे हम 2/3 रखेंगे, 2/3 रखेंगे तो ये 3 भी कहीं से नहीं एलिमिनेट होगा, नहीं कटेगा इस कैलकुलेशन में, मतलब इसके इक्वल ये भी नहीं आएगा, ये भी कट गया। अब ठोस बेलन के लिए हमारा जो I होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो हाफ mr² होता है। क्या होता है? हाफ mr²। तो हाफ, अब ये एक 2 और 2 4 बन गए नीचे, यहाँ 1 होना चाहिए था, मतलब ठोस, यानी कि सॉलिड स्फीयर के लिए भी ये नहीं हो सकता है जो आपका ट्रांजिशनल और रोटेशनल इक्वल हो जाए। अब बात करते हैं हॉलो सिलेंडर के लिए। हॉलो सिलेंडर के लिए आपका, मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, हॉलो सिलेंडर के लिए आपका ट्रांजिशनल क्या हो जाएगा, हाफ mv²। अब रोटेशनल के लिए हाफ I उसके लिए mr² होता है, ठीक है। हॉलो के लिए I क्या होता है, mr²। आई थिंक ये चीज़ें सबको पता हो। अब ओमेगा², ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है V²/R²। जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमें हाफ mv² मिल गया, मतलब इक्वल आ गया, यानी कि खोखले बेलन के लिए ये बात बिल्कुल सही है, हमारा टी राइट आंसर है। अब मैंने इतनी क्यों कोशिश, मतलब इतना क्यों एक्सप्लेनेशन किया, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसे आएगा कि ऐसे देगा, ऑप्शन 1 2 सही है, ऑप्शन 2 3 सही है, ऑप्शन 1 2 3 सही है। तो इस तरह का अगर रिप्रेजेंटेशन होगा तब आपको इन डीप पता हो कि किसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है। तो अगर आपने मेरी मास्टर PDF नहीं खरीदी है, आई थिंक मैंने उसमें जितने भी आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं वो इंक्लूड करी हैं, 30 रुपीज़ की है, कोई बहुत डिसेंट प्राइस में है, आप जाके परचेज़ कर सकते हो, ठीक है। खाना जो परचेज़ करने का प्रोसेस है बहुत सिंपल है, आपको 30 रुपीज़ का पेमेंट करना है गिवन नंबर्स पे, डिस्क्रिप्शन में गूगल पे फ़ोनपे के नंबर दिए हुए हैं। खाना बनाने वाली गैस के जो सिलेंडर होते हैं, LPG गैस, वो एक ट्रक में लोड है, ठीक है। और वो ट्रक है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर चल रहा है तो सिलेंडर के जो अंदर होंगे वो गैस के मॉलिक्यूलर का जो टेम्परेचर होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा या डिक्रीज़ हो जाएगा, या कुछ अणुओं का इंक्रीज होगा कुछ का नहीं, या कांस्टेंट रहेगा। तो देखो एक बात और बता दूं कि बहुत सारे लड़के यार हमें कमेंट करते हैं कि हमने वो कर दिया है, स्क्रीनशॉट है जो पेमेंट डन का वो आपकी मेल पे भेज दिया है, लेकिन अभी भी हमें वो नहीं मिली है। वो आके यूट्यूब के हर वीडियो में इस तरह का कमेंट करने लग जाते हैं। तो यार जितने भी मुझे मिलते हैं और मैं जब बाद में उनको अपना टाइम थोड़ा इन्वेस्ट करता हूँ और उनसे कांटेक्ट करता हूँ, तो फिर मैं क्या देखता हूँ कि वो किसी और की मेल पे भेज दे रहे हैं। Lakshyer4645 है, कहीं वो 65465 किसी अनदर पे भेज देते हैं और मेरे पास वो मेल आता ही नहीं है। और मेरे पास जितने भी मेल्स आए हैं मैं रोज़ चेक करता हूँ शाम को, और जितने भी पूरे दिन में मेल आए हुए होते हैं शाम को बैठ के सारे ही मेल्स पे मैं PDF सेंड कर देता हूँ, फॉरवर्ड कर देता हूँ। लेकिन अगर फिर भी नहीं हो जाता है तो थोड़ा बहुत पेशेंस रख लिया करो। अगर जैसे कोई कहता है 10 दिन हो गए मुझे नहीं मिली है PDF, तो ऐसा नहीं हो सकता है, वो आपने किसी और की मेल पे स्क्रीनशॉट भेज दिया, आप सही मेल जो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है उसी पे भेजोगे तभी आपको मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप पेशेंस थोड़ा बनाए रखा करो, आप परेशान ना हुआ करो। अब देखो
सिलेंडर के अंदर जो अब देखो उसके जो गैस होगी उसके प्रेशर पे या वॉल्यूम पे तो कोई इफेक्ट पड़ नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि तो अगर पीवी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है तो उसके मॉलिक्यूलर्स का जो टेम्परेचर है वो कहाँ से क्या हो जाएगा, वो रिमेन सेम रहेगा, यानी कि ऑप्शन सी हमारा। ये अच्छा क्वेश्चन है, नेवी के एग्जाम्स में स्पेशली पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन का। एक पत्थर को मैक्सिमम 10 मीटर की ऊंचाई तक फेंक सकता है। लड़का उसी पत्थर को जिस अधिकतम क्षैतिज दूरी मतलब जो रेंज होगी वो कौन कितनी होगी। तो देखो इसको पहले तो आप मेंटली कर सकते हो, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आपको पता होगा कि मैक्सिमम हाइट जो होती है वो मैक्सिमम रेंज की आधी होती है, मतलब रेंज उसकी 2 गुनी यानी कि 20 होगी। लेकिन आपको फॉर्मूले भी पता हों, क्योंकि फॉर्मूले याद होना बहुत ज़रूरी है। एच मैक्सिमम के लिए क्या होता है, एच मैक्सिमम के लिए हो जाता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे 2g। अब साइन स्क्वायर थीटा 45 रखेंगे तो वो तो 90 बन के ख़त्म। ये होता है फॉर्मूला सीधा सीधा, ये आपको 10 गिवन था। और आर मैक्सिमम के लिए ये दो फॉर्मूले आप लिख लेना नोटबुक में। आर मैक्सिमम के लिए होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी, साइन 2 थीटा तो खत्म यानी कि जी, ये आपका होता है आर मैक्सिमम। अब आप इस फॉर्मूले पे एक नज़र दौड़ाओ और इसको एक गंदी नज़र से देखो तो आपको दिखेगा कि अगर इस वाले फॉर्मूले में हम ऊपर 2 से गुणा कर दें तो 2 से 2 कट के हमें ये फॉर्मूला मिल जाएगा, यानी कि जो मैक्सिमम हाइट होती है उसका 2 गुना आपका रेंज होता है, ठीक है। ये आप डायरेक्ट याद रखना कि आपको कभी भी ये क्वेश्चन एयरफोर्स में पूछे जाएंगे, आपको सीधा मैक्सिमम हाइट देगा और रेंज पूछेगा, सीधा 2 गुना कर देना है और आगे बढ़ जाना है। स्प्रिंग तुला लिफ्ट की छत से जुड़ी है, मतलब स्प्रिंग तुला आप ऐसे समझ लो जैसे कोई एक वेट मशीन है वो, और एक व्यक्ति अपना थैला उस पर टांग देता है तो लिफ्ट जब स्थिर है, जब लिफ्ट रुकी हुई है तो 49 की रीडिंग आती है। जब लिफ्ट 5 के एक्सीलरेशन से नीचे की तरफ एक्सीलेट हो जाए तब रीडिंग क्या आएगी उसमें। वैसे आपको पता हो कि लिफ्ट अगर ऊपर जाती है तो वेट जो है उसका क्या हो जाता है, वेट बढ़ा हुआ होता है, और नीचे आती है तो घटा हुआ होता है, मतलब आपका 49 से तो कम ही होगा, यानी कि 74 और 49 तो आप काट दो, 2 ऑप्शन तो आप एलिमिनेट कर सकते हो ऐसे। अब कैसे करना है आपको, जब स्थिर थी तब क्या W बराबर सीधा सीधा mg लगता, तब रीडिंग कितनी क्या आ रही थी 49 की। 49 बराबर mg की वैल्यू जब ना गिवन हो तो 9.8 रखते हैं, 9.8 से ये 5 बार पूरा कट जाएगा, यानी कि मास हमें कितना मिल गया, द्रव्यमान 5 मिल गया। केवल इस लाइन से कि 49 रीडिंग आती है कांस्टेंट पे, तब हमने मास निकाल लिया उसका कितना 5। अब देखो हमें m की वैल्यू मिल गई। अब वो नीचे की तरफ एक्सीलेट जब कर रही है तो रिएक्शन फोर्स कितना हो जाएगा mg माइनस ए, जब ऊपर जाती है तो mg प्लस ए हो जाता है, नीचे जाने पे mg माइनस ए हो जाता है। अब देखो m की वैल्यू 5 हमने निकाली, 9.8 माइनस एक्सीलेट कितने से कर रही थी, एक्सीलेट कर रही थी 5 से ही कर रही थी, आई थिंक हाँ 5 से कर रही थी, ठीक है। अब देखो 5 9 अगर यहाँ पे 10 होता तो 10 में से 5 जाता तो 5 बचता, मतलब लगभग 25 के अराउंड आता, यानी कि मेरा आंसर हो जाएगा 24 न्यूटन, क्योंकि ये 9.8 था तो क्योंकि हमने 10 रख दिया इसलिए थोड़ा ज़्यादा आ गया, मतलब 24 न्यूटन है अप्रॉक्स। आप 9.8 रखोगे तो कैलकुलेट करना 24 न्यूटन आ जाएगा। और याद रखना जब नीचे आए तो माइनस लग जाता है, mg माइनस ए हो जाता है, ऊपर जाए तो mg प्लस ए हो जाता है। और ये सिंपली भी ऐसे भी वन लाइनर बन सकते हैं कि नीचे जाने पे घटता है कि बढ़ता है, तो ऊपर जाने पे वेट में इंक्रीज़ होगा, नीचे जाने पे डिक्रीज़ होगा, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे बनते हैं, मंकी है और टूट जाती है, वो एकदम से टूट जाने वाले केस, तो वो आई थिंक आपने सारे ही वीडियो मेरे पिछले देखे होंगे और आपके सभी फिनोमेना और कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। फ्रेंड्स, अभी एक मेरा फ्रेंड था, उसका एक टेक का चैनल था, तो उसका चैनल हैक हो गया। तो एज अ क्रिएटर उसने सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम फेस करी वो ये कि वो किसी अनदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपने ऑडियंस से कनेक्टेड नहीं था। तो उसकी गलती से मैंने क्या सीखा, आज ही ये जो वीडियो मैसेज है वो आपको दे रहा हूँ कि आप लोग हमसे फेसबुक पे जुड़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वो गिवन है। वो इसलिए क्योंकि, और एक बात और कि अगर इन फ्यूचर, पहली बात अभी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर इन केस मेरा चैनल भी हैक हो जाए या ऐसा कुछ मेरे साथ भी हो जाए, तो मैं अगर फिर से चैनल क्रिएट करूँगा तो उसका नाम सेम रखूँगा जो इसका है, लक्ष्य एयरफोर्स ही नाम होगा। आप यही सर्च करोगे तो अनुराग चतुर्वेदी आपको मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी चैनल वीडियो को लाइक कर देना अगर आपकी हेल्प हुई है। इसी तरह से पढ़ते रहेंगे, मिलते रहेंगे। जय हिंद।